हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले देखा जाए हमने नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन, अमोनिया और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स से रिलेटेड वीडियो में बना चुका हूँ। अब नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन से रिलेटेड एक पार्ट और अपने पास अवेलेबल है, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन। इसकी बात हम लोग थोड़ा कर लेते हैं। देखा जाए नाइट्रिक एसिड से भी क्वेश्चंस बनते हैं और अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। आप लोग थोड़ा सा इसका ध्यान रखना, आसान क्वेश्चंस होते हैं और थोड़ा सा ध्यान दे दिया जाए तो ये अपने दिमाग में सेट हो जाते हैं। सबसे पहले देखिए, नाइट्रिक एसिड HNO3 सबको पता है, लैब का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। कंसनट्रेट फॉर्म में, डाइल्यूट फॉर्म में, हर फॉर्म में हम लोग यूज़ करते हैं। प्रिपरेशन में देखा जाए, हमने सबसे पहले लैब मेथड को सेलेक्ट कर रखा है। यहाँ पर देखा जाए, अगर मैं इसको लैब मेथड की बात करूँ तो लैब में देखा जाए हम लोग के पास जो तरीके हैं, एक तो सोडियम नाइट्रेट है NaNO3, H2SO4 कंसनट्रेट के साथ अगर ट्रीट कर दिया जाए तो NaHSO4 बन जाएगा और साथ में HNO3। और अगर हम सोडियम नाइट्रेट ना लेकर के पोटेशियम नाइट्रेट सेलेक्ट करें तो भी हमारा KHSO4 बन जाएगा और HNO3 आ जाएगी। तो मेरे कहने का पर्पस क्या है, देखिए H2SO4 का चूंकि बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई है, इसलिए हम H2SO4 के हेल्प से लो बॉइलिंग पॉइंट के एसिड को प्रिपेयर कर लेते हैं। तो हमारे लिए H2SO4 इसलिए काफ़ी बेनिफिशियल है, इसीलिए इसको हम किंग ऑफ केमिकल का नाम देते हैं। जितने भी डाइल्यूट कर सकते हो कि लो बॉइलिंग वाले एसिड्स हैं, HCl हैं, HNO3 हैं, सब H2SO4 के हेल्प से बनाए जा सकते हैं। आप रिस्पेक्टिव सॉल्ट ले लेते हो, यहाँ पर हमने सोडियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट ले रखा है। कंसनट्रेट H2SO4 के साथ ट्रीट करने से हमारा HNO3 का फॉर्मेशन हो रहा है। तो लैब में हम लोग HNO3 इस तरीके से बनाते हैं। इसके बाद देखो, हमने अगला स्टेप मैन्युफैक्चर ले रखा है। आपको पता है मैन्युफैक्चर का मतलब आप समझ रहे हो, लार्ज स्केल पर HNO3, क्योंकि HNO3 का कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अपना लैब में लैब रिएजेंट तो है ही, HNO3 को हम लोग काफ़ी यूज़ करते हैं। तो हमारे कहने का मतलब कॉमर्शियल मेथड में ओस्टवार्ड प्रोसेस के थ्रू हम लोग HNO3 को बनाते हैं। ओस्टवार्ड प्रोसेस के थ्रू बनाने का देखा जाए हमारा तरीका क्या है, अमोनिया और ऑक्सीजन 4:5 के रेशियो में हम लोग ये सिचुएशन में लेते हैं। प्लेटिनम एज अ कैटलिस्ट है, 500 केल्विन टेम्परेचर और 9 atm हम प्रेशर अप्लाई करते हैं। इससे अमोनिया और ऑक्सीजन NO नाइट्रिक ऑक्साइड देते हैं और H2O लिबरेट होता है, साथ में एनर्जी लिबरेट होती है। डेल्टा इसकी वैल्यू माइनस में है 90.2 किलो जूल में। अब यहाँ पर हमारे सामने जो NO बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड, ये एयर के कांटेक्ट में आकर के NO2 दे देता है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर में एब्जॉर्ब होकर के HNO3 डाइल्यूट HNO3 या एक्वस HNO3 अपने को मिल जाता है। ये ओस्टवार्ड प्रोसेस है HNO3 बनाने का। इसके लिए देखो, एक सिंपल सा हम यहाँ पर डायग्राम का भी कॉन्सेप्ट बना सकते हैं सिंपली। जैसे देखा जाए, फर्स्ट चैम्बर हम लोग क्या करते हैं, ये कैटालिटिक चैम्बर यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये कैटलिस्ट हमने एक चैम्बर जो बना रखा है, इसमें हम लोग करते क्या है, ये जो हमारे पास कैटलिस्ट है प्लेटिनम, यहाँ पर देखा जाए जैसे प्लेटिनम की रॉड हम लोग कई लगा देते हैं यहाँ पर देखा जाए, और प्लेटिनम को यहाँ पर फाइनली डिवाइडेड स्टेट में रख देते हैं यहाँ पर। तो ये जो चैम्बर है इसको हम कैटालिटिक चैम्बर का नाम देते हैं स्पेशली। यहाँ से देखो, इस वाले चैम्बर से यहाँ से हम अमोनिया और ऑक्सीजन यहाँ से हम लोग भेजते हैं। देखने से लग रहा है रेशियो क्या, 1:5 का रेशियो है। तो 1:5 के 4:5 का रेशियो है, तो 4:5 के रेशियो में यहाँ पर हम लोग इससे सेंड करते हैं। आगे देखा जाए, ये तो हमारा पहला स्टेप रहा। सेकेंड स्टेप देखा जाए, हमारा चैम्बर बना होता है, यहाँ पर देखो इसको हम लोग ऑक्सीडेशन टावर का नाम देते हैं। इस चैम्बर में यहाँ पर देखो हमारा जो NO है और ऑक्सीजन इसके साथ मिल करके NO2 दे देगा। ये सिंपल सा डायग्राम हमारा बनता है। और सबसे लास्ट में देखा जाए, जो हमारा ये NO2 बनता है, इसको हम लोग अगले चैम्बर में डालते हैं और अगले चैम्बर को हम लोग एब्जॉर्प्शन टावर का नाम देते हैं, जिसमें ऊपर से वाटर देखो गिरता रहता है। यहाँ पर देखो वाटर को गिराने के लिए हम लोगों ने अरेंजमेंट कर रखा है। यहाँ पर देखो H2O, यहाँ पर हम क्वार्ट्ज भर देते हैं इस वाले प्लेस पर।
तो जो NO2 हमारी बनती है, जो यहाँ पर देखो NO2 की गैस, NO2 जो गैस आएगी ये वाटर में देखो एब्जॉर्ब हो जाएगी और यहाँ पर हमारा डाइल्यूट या यूँ कह सकते हो कि एक्वस HNO3 अपने को मिल जाएगा और टाइम टाइम पर हम इसको बाहर निकाल देंगे। एक छोटा सा डायग्राम आपके सामने दिमाग में सेट होने के हिसाब से मैंने बना रखा है। आप इस डायग्राम को देख करके भी अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग बना सकते हो। पहला क्या किया गया है, अमोनिया और ऑक्सीजन का मिक्सचर देखो लिया गया है, प्लेटिनम कैटलिस्ट है और आपको देखने से लग रहा है कि चूंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है इसलिए फर्स्ट टाइम पहली बार आप लोगों को 500 केल्विन टेम्परेचर क्रिएट करना पड़ेगा। जब एक बार आप 500 टेम्परेचर क्रिएट कर दोगे उसके बाद देखो एनर्जी अपने आप लिबरेट हो रही है, तो टेम्परेचर तो अपने आप मेंटेन हो जाएगा कैटालिटिक चैम्बर में। इस चैम्बर को हम लोग देखा जाए कैटालिटिक चैम्बर का नाम देते हैं, कैटालिटिक चैम्बर या कैटलिस्ट चैम्बर भी हम नाम दे सकते हैं। ये हमारा पहला स्टेप है। अमोनिया और ऑक्सीजन को यहाँ पर दे देंगे। पर्पस क्या है, अमोनिया और ऑक्सीजन देखो NO और H2O देते हैं और साथ में एनर्जी लिबरेट करते हैं। सेकेंड चैम्बर हमारे पास देखा जाए ये ऑक्सीडेशन टावर है, यहाँ पर इसको हम नाम देते हैं ऑक्सीडेशन टावर। ऑक्सीडेशन टावर में कुछ अलग नहीं हो रहा है, हमारा NO और O2 NO2 का फॉर्मेशन कर रहा है। देखिए NO + O2 NO2 बना रहा है। इक्वेशन अनबैलेंस है, कोई इतना बड़ा लॉजिक नहीं, बस आपको समझने के लिए मैंने ये डायग्राम बना रखा है। अब जो हमारा NO2 बनेगा साथ में थोड़ी बहुत अमाउंट में NO जो इम्प्योरिटी के फॉर्म में आगे जाएंगी, ये भी कर सकते हो। तो अब ये गैस है ज़्यादातर NO2 रहेगा। यहाँ पर देखो ऊपर से वाटर गिर रहा है, तो वाटर में हमारा जो NO2 है ये देखो एब्जॉर्ब हो जाएगा और एक्वस HNO3 का फॉर्मेशन कर देगा। तो यहाँ से जो HNO3 हम निकालेंगे टाइम टू टाइम, यहाँ पर देखा जाए ये बहुत ज़्यादा डाइल्यूट HNO3 होगी, इसलिए हम इसके लिए डाइल्यूट वर्ड नहीं लगा पा रहे हैं, यहाँ पर हम एक्वस HNO3 का नाम दे रहे हैं। मतलब वाटर का बहुत ज़्यादा अमाउंट इसके अंदर है और कुछ अमाउंट हमारा HNO3 भी है। जिस रेशियो में NO2 वाटर में एब्जॉर्ब होगी उसी रेशियो में हमें HNO3 का कंसंट्रेशन यहाँ पर मिलेगा और ये रेशियो बहुत कम होगा। इसके बाद देखो हमारा होता क्या कि जो हमारे पास HNO3 स्पेशली एक्वस फॉर्म में मिलता है, यहाँ पर एक्वस फॉर्म में हम लोग क्या डिस्टिलेशन टेक्निक अप्लाई करते हैं। यहाँ पर देखा जाए डिस्टिलेशन टेक्निक आपको पता है कि हम HNO3 सोल्यूशन को हीट करते हैं। HNO3 सोल्यूशन को हीट करने से आपको पता है कि HNO3 का बॉइलिंग पॉइंट अलग, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अलग, तो इससे क्या होगा HNO3 कंसंट्रेट होगी। तो डिस्टिलेशन से जो हमें HNO3 मिलती है ये देखा जाए ये 68% तक कंसंट्रेट अपने को HNO3 डिस्टिलेशन प्रोसेस से मिल सकती है। क्यों पता है, 68% कंसंट्रेट अगर HNO3 बन गई तो 68% HNO3 और 32% H2O का जो मिक्सचर होता है वह एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हो जाता है, कांस्टेंट बॉइलिंग लिक्विड। सोल्यूशन चैप्टर में मैं ये चीज़ डिस्कस कर चुका हूँ, तो वही चीज़ देखो यहाँ पर आ रही है। हमारा जो HNO3 डाइल्यूट है, HNO3 का अमाउंट बहुत कम है, डिस्टिलेशन टेक्निक से 68% HNO3 हम लोगों ने प्रिपेयर कर रखा है, लेकिन 68% से ज़्यादा का कंसंट्रेशन डिस्टिलेशन टेक्निक से हम और ऑप्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इस कंसंट्रेशन के बाद वाटर और HNO3 कांस्टेंट बॉइलिंग लिक्विड मींस एजियोट्रॉप बना देंगे। फर्दर जो कंसंट्रेशन होता है ये कंसंट्रेट H2SO4 के हेल्प से होता है और फर्दर कंसंट्रेशन देखा जाए हम लोग कंसंट्रेट H2SO4 लेकर के और आगे कंसंट्रेट कराते हैं, या आगे हम क्रोमेटोग्राफिक मेथड अप्लाई कर सकते हैं जो कि आज के टाइम का मॉडर्न मेथड है। फिर अपने को जो HNO3 मिलती है ये HNO3 हमारे देखा जाए ये 98% कंसंट्रेट होती है और इसको हम लोग फ्यूमिंग HNO3 का नाम देते हैं, फ्यूमिंग HNO3, या हम लोग 98% कंसंट्रेट HNO3 कर सकते हैं। लेकिन फ्यूमिंग HNO3 अगर कहीं पर वर्ड लिखा हुआ मिला इसका मतलब क्या है कि HNO3 आपकी 98% कंसंट्रेट है। तो ये तो हमारा HNO3 बनाने का एक सिंपल सा कॉमर्शियल मेथड है, ओस्टवार्ड प्रोसेस। कभी कभी ये पूरा का पूरा इक्वेशन और ये सब आप लोगों को 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। अगर 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे तो आपको ये इक्वेशन स्टेप से देना पड़ेगा, तो आपको इसका थोड़ा ध्यान रखना है। बिल्कुल इजी गोइंग ये चीज़ अपने को आनी ही चाहिए जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। और ये डायग्राम अगर दिमाग में है तो ये रिएक्शन दिमाग में है तो फिर HNO3 में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। HNO3 वहाँ से हमें मिलेगा, ये एक्वस HNO3 डिस्टिलेशन टेक्निक से 68% कंसंट्रेट अप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पर देखा जाए एजियोट्रॉप बना देगा। इसके आगे डिस्टिलेशन टेक्निक हमारी वर्क नहीं कर सकती
क्योंकि अब कांस्टेंट बॉइलिंग लिक्विड बन जाएगा 32% वाटर और 68% HNO3। फिर हम कंसंट्रेट H2SO4 के हेल्प से स्टेप से पूरा का पूरा देखा जाए इसका मॉइस्चर धीरे धीरे अलग कर लेंगे और 98% हमने को HNO3 अवेलेबल हो जाएगी। इसको हम लोग नाम देते हैं फ्यूमिंग HNO3, या इसको हम सबसे कह सकते हो कि फ्यूमिंग HNO3 या कंसंट्रेट वर्ड तो नहीं लगा सकते, ये जो 68% है यही कंसंट्रेट HNO3 है, लेकिन इसको हम फ्यूमिंग का नाम देंगे, ज़्यादा अपने लिए बेनिफिशियल है। अब इसके आगे देखा जाए कुछ ऐसे बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसा कि आप सबको पता है। तो HNO3 बनाने के लिए देखा जाए हम लोगों ने प्रिपरेशन पार्ट तो कंप्लीट कर लिया, अब इसके प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है। इसकी प्रॉपर्टीज़ में भी काफ़ी कुछ ध्यान रखने वाली चीज़ें हमारे सामने हैं। स्पेशली फिजिकल प्रॉपर्टी जो है सबको पता है, कलरलेस ऑर्डरलेस लिक्विड है HNO3, और ये प्योर स्टेट में देखा जाए कलरलेस रहती है, लेकिन होता क्या है कि NO2 की इम्प्योरिटीज के अंदर डिजॉल्व हो जाती है, जिससे कि ये येलो कलर ऑप्ट कर लेती है। तो हमारा जो कंसंट्रेट HNO3 है ये कभी कभी अपने को थोड़ा सा हल्का सा येलो नजर आती है। अगर HNO3 अपने को येलो नजर आ रही है, इसका मतलब इसके अंदर NO2 की वेपर डिजॉल्व है, NO2 डिजॉल्व, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स डिजॉल्व हैं। इस बेसिस पर देखा जाए हमारा जो HNO3 है वो कलरलेस के बजाय येलो कलर ऑप्ट कर लेगा। अब हम इसके केमिकल प्रॉपर्टी पर आएंगे, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पर देखा जाए केमिकल प्रॉपर्टीज, 3-4 स्टेप में हमें केमिकल प्रॉपर्टी का डिस्कशन करना है। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारा जो HNO3 है ये 2-3 तरह से वर्क कर सकता है। मेरे कहने का मतलब एक स्ट्रॉन्ग, यूं कहा जाए कि वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है किसी भी कंडीशन में, कंसंट्रेट फॉर्म में भी और डाइल्यूट फॉर्म में। यहाँ पर देखिए अगर हमारा HNO3 कंसंट्रेट है तो ऐसे केस में देखा जाए HNO3 कंसंट्रेट HNO3 क्या करेगा, इस केस में देखा जाए ये बड़े आसानी से NO2 दे देगा, H2O बना देगा और ऑक्सीजन लिबरेट करेगा। अब यही जो ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है ये किसी का ऑक्सीडेशन करने के लिए सफिशिएंट है। तो हमारा जो HNO3 है ये वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आप देखना स्टेप पर हम HNO3 का नाम लेंगे, स्पेशली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कहीं हमें जरूरत पड़ेगी तो डाइल्यूट फॉर्म में एज वेल एज कंसंट्रेट फॉर्म में, दोनों फॉर्म में ये ऑक्सीडाइजिंग है ड्यू टू लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन, ये ध्यान रखना है। डाइल्यूट फॉर्म में अगर हम यहाँ पर देखें HNO3 डाइल्यूट अगर है तो भी देखा जाए ये हमारे लिए डाइल्यूट HNO3 भी हमारे लिए उतना ही इफेक्टिव है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर देखा जाए NO का फॉर्मेशन कर लेगा ये, प्लस H2O और प्लस देखा जाए 3O, ये देखो ऑक्सीजन का आ जाएगा। तो हमारा कोई भी एसिड अगर डाइल्यूट फॉर्म में है तो HNO3 डाइल्यूट फॉर्म में देखा जाए NO प्लस H2O प्लस O, कंसंट्रेट फॉर्म में है NO2 प्लस H2O प्लस O, मतलब दोनों कंडीशन में नेसेंट ऑक्सीजन लिबरेट करेगा और यही नेसेंट ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से काम करेगा। तो आप लोगों को इसका ध्यान रखना है। हम HNO3 के बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर को ही मैक्सिमम डिस्कस करेंगे अलग अलग सिचुएशन में। अगर हमारा मेटल स्ट्रांग है तो क्या होगा, अगर हमारा मेटल लेस एक्टिव है तो क्या होगा, नॉन मेटल है तो क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ कैसे होगा रिएक्शन, हमें उन्हीं सब का डिस्कशन स्पेशली स्टेप बाय स्टेप हमें करना है। तो आप लोगों को इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है जो कि मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। कंसंट्रेट HNO3 लिया जाए या डाइल्यूट HNO3 लिया जाए, दोनों कंडीशन में वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से वर्क करेगा। ये अपने को ध्यान में रखना ही रखना है जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। अब इसके आगे देखा जाए हम इसकी प्रॉपर्टीज पर आएंगे, स्पेशली केमिकल प्रॉपर्टीज में जो हमारे पास रिएक्शन से रिलेटेड हैं उसकी तरफ थोड़ा सा मूव करेंगे। सबसे पहले देखा जाए हम यहाँ पर मेटल्स की बात करेंगे। यहाँ पर एक्शन ऑन मेटल्स, इसमें देखिए हमारे सामने 2 केस हम लेके चलेंगे। जो मेटल एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से मोर एक्टिव हैं उनके साथ अलग नेचर, और जो हाइड्रोजन से लेस एक्टिव है उनके साथ अलग नेचर। तो हमें सबसे पहले यही लेके चलना है। पहले स्टेप में देखा जाए मेटल्स
इसमें देखा जाए दैट आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन। इसमें देखा जाए Fe का नाम आ जाएगा, Mn का नाम आ जाएगा, स्पेशली देखा जाए Zn का नाम आ जाएगा, Mg का नाम आ जाएगा। ऐसे हमारे पास काफ़ी चीज़ें हैं, Pb का नाम आ जाएगा। जैसे हमारे सामने कुछ ऐसे एजेंट हैं, अगर ये यानी मेटल जिनकी एक्टिविटी देखा जाए हाइड्रोजन से ज़्यादा है, आप मान सकते हो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, और जो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव उनके साथ अलग बात मैं करूँगा। तो सबसे पहले देखा जाए, अगर मान लीजिए हमारे पास मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल हमने लिया है, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में अगर उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा है, तो जितने भी मेटल हैं आप ध्यान रखना, डाइल्यूट फॉर्म हो या कंसंट्रेट फॉर्म हो या हमारा वेरी डाइल्यूट फॉर्म हो, हर कंडीशन में एक जैसा रिएक्शन शो करेंगे। सबसे पहले देखा जाए, हम एक एग्जाम्पल लेकर के चलें, स्पेशली यहाँ पर हम Zn को लेकर के चलना चाहेंगे। यहाँ पर देखिए Zn प्लस 4HNO3, ये कंसंट्रेट HNO3 को। तो सबसे पहले हमारा जो मेटल है ये अपना रिस्पेक्टिव नाइट्रेट बना देगा, ZnNO3 होल ट्वाइस। दूसरे नंबर पे हमारा देखा जाए ये NO2 का फॉर्मेशन कर लेगा, NO2 एंड प्लस 2H2O। ये हमारे सामने देखो एक सिचुएशन क्रिएट होगी। तो जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, मतलब जितने भी हमारे पास मेटल हैं आप इसका ध्यान रखना, जो जिनकी एक्टिविटी हाइड्रोजन ज़्यादा एक्टिव है, ये सब के सब क्या करेंगे, कंसंट्रेट HNO3 के साथ मेटल अपना रिस्पेक्टिव नाइट्रेट बना देगा, NO2, ये ध्यान रखना NO2 और H2O लिबरेट होंगे। अगर हमारा कंसंट्रेट HNO3 न लेकर के हम डाइल्यूट लेकर के चलें, तो ऐसे केस में देखो यहाँ पर रिएक्शन क्या बनेगा, Zn प्लस 10HNO3 डाइल्यूट, यहाँ पर देखो जिंक तो अपना रिस्पेक्टिव नाइट्रेट बना देगा, ZnNO3 होल ट्वाइस। यहाँ पर देखो N2O रिलीज होगा, ध्यान रखना N2O रिलीज होगा, और प्लस 5H2O। तो हमें मेन तो इसका फोकस करना है। और अगर हमारा वेरी डाइल्यूट अगर ये है तो 4Zn प्लस 10HNO3, ध्यान रखना अगर ये वेरी डाइल्यूट है, मतलब HNO3 बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है, तो उस केस में ये जिंक जो है, जिंक नाइट्रेट तो अपना बनाएगा ही बनाएगा, ध्यान रखना। इस केस में ये जो हमारा N2O है, ये देखा जाए वाटर के साथ मिल करके अमोनियम नाइट्रेट बना देता है, NH4NO3 का फॉर्मेशन कर देगा, ये ध्यान रखना अपने को। और प्लस अब आपको दिख रहा है कि N2O अगर NH4NO3 में चला जाएगा तो 2H2O यहाँ कंज्यूम हो गया। यहाँ देखो N2 था तो N और N, ऑक्सीजन अकेला है, 2 ऑक्सीजन यहाँ से आ गए 3 और 4 हाइड्रोजन आ गए, देखो ये, और यहाँ पर देखो 3H2O आ जाएगा। तो हमारे कहने का पर्पज सिंपली क्या है, आपको ध्यान रखना है जितने मेटल जिनकी एक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, जो हाइड्रोजन से मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, या यूँ मान लिया जाए कि एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के अबव हैं, ऐसा भी ले सकते हो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बेसिस पर, Fe, Mn, Zn जो भी हो। अगर यहाँ Fe लिया जाए वही सेम कंडीशन देखा जाए, नाइट्रेट बनेगा, कंसंट्रेट केस में NO2, डाइल्यूट केस में N2 लिबरेट होगा। वो चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि डाइल्यूट कंसंट्रेट NO2 दे रहा है, और जितने मेटल हैं अपना रिस्पेक्टिव नाइट्रेट तो बनाएंगे। अगर आपने मैग्नीशियम को ले रखा है वही सेम कंडीशन, मैग्नीशियम का नाइट्रेट NO2 और H2O कंसंट्रेट केस में, मैग्नीशियम का नाइट्रेट N2O और H2O डाइल्यूट केस में, और मैग्नीशियम का नाइट्रेट NH4NO3 और H2O वेरी डाइल्यूट केस में। कोई भी मेंबर यहाँ पर हम ले सकते हैं। एक चीज़ मैं समझाना चाहूँगा, देखो यहाँ पर 2-3 मेंबर का नाम मैंने स्पेशली आपके सामने मेंशन नहीं किया। यहाँ पर देखो हम एक तो एल्युमिनियम को ले सकते हैं, यहाँ पर देखा जाए क्रोमियम को ले सकते हैं। ऐसे 2-3 मेंबर हमारे सामने ऐसे हैं जो कि बहुत अलग ही है, देखा जाए निकिल को भी ले सकते हैं, किसी बुक में आयरन को भी दिया गया है। अगर इन सब मेटल को लिया जाए, ये सब मेटल देखा जाए इनकी एक्टिविटी हाइड्रोजन ज़्यादा एक्टिव है, मतलब इनकी रिएक्टिविटी या हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। लेकिन अगर इनको कंसंट्रेट HNO3 में हम डाल दें, मान यहाँ पर हमने कंसंट्रेट HNO3 ले रखा है, कंसंट्रेट HNO3,
इसमें से मेटल की रॉड या मेटल का कोई भी एक प्लेट मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब क्या हो जाएगा, इनकी रिएक्टिविटी कह सकते हो खत्म हो जाएगी, पैसिव हो जाएंगे। रीजन क्या है, क्योंकि इनके सरफेस पर देखा जाए ऑक्साइड की एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगी, ये ध्यान रखना है। एल्युमिनियम जो है, क्योंकि HNO3 हमारा ऑक्सीडाइजिंग है, ऑक्सीडाइजिंग वर्क की तरह से काम करेगा, तो एल्युमिनियम के सरफेस पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर बना देगा। अब एल्युमिनियम का फर्दर रिएक्शन देखा जाए HNO3 के साथ नहीं होगा, ये ध्यान रखना। मतलब अब इतना से इनर्ट नेचर शो करेगा। क्रोमियम को लेके चलोगे Cr2O3, क्रोमियम का ऑक्साइड बन जाएगा। निकिल को लेके चलोगे NiO, निकिल का ऑक्साइड बन जाएगा। और ये सिचुएशन इसलिए डेवलप हो पा रही है क्योंकि हमारा कंसंट्रेट HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन किया जाए क्या एल्युमिनियम के कंटेनर में या क्रोमियम के कंटेनर में या निकल के कंटेनर में कंसंट्रेट HNO3 को हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। यहाँ पर एक्टिविटी सीरीज क्या शो कर रही है, ये जो मेटल हैं ये तो रिएक्ट कर जाएंगे, लेकिन आपको पता है कंसंट्रेट HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इनका ऑक्सीडेशन कर देगा और सरफेस पर एक ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी। अगर मान लो हमारा एल्युमिनियम का कंटेनर सपोज कर लीजिए और इसके अंदर हमने कंसंट्रेट HNO3 डाल दिया, तो कंसंट्रेट HNO3 क्या करेगी, पहले इससे रिएक्शन तो करेगी और पूरा देखा जाए इसके सरफेस पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर बना देगी। और एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर बनने का इम्पैक्ट ये होगा कि अब इसमें फर्दर ये रिएक्ट नहीं करेगा, और जब फर्दर रिएक्ट नहीं करेगा तो आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं इसमें हम देखा जाए। तो कंसंट्रेट HNO3 को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम निकेल, क्रोमियम और एल्युमिनियम इन सब के कंटेनर का यूज कर सकते हैं ड्यू टू इट्स पैसिव बिहेवियर। लेकिन पैसिव इंस्टेंट नहीं होंगे, कहने का मतलब HNO3 इनके सरफेस को ऑक्सीडेशन स्टेप से ऑक्साइड की लेयर बना करके प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देगा। तो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, ये चीज सबके दिमाग में रहनी चाहिए। स्पेशली एक्टिव मेंबर तो हैं, लेकिन यहाँ पर एल्युमिनियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, निकिल ऑक्साइड, इनकी लेयर बनने से इनका प्रोटेक्शन हो जाएगा। और लेयर बनाने का काम HNO3 इसलिए कर पाएगा क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आप लोगों के दिमाग में ये चीज रहनी चाहिए। अब हम थोड़ा सा ऐसे मेंबर की बात करेंगे जिनकी एक्टिविटी देखा जाए हाइड्रोजन से लेस है, मतलब कह सकते हो कि ऐसे एलिमेंट सेलेक्ट किए जाएंगे जिनकी एक्टिविटी हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कम है। हम लोग इसकी तरफ मूव करते हैं, इसके रिएक्शन पर आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। यहाँ पर देखा जाए हम इसकी तरफ आएंगे, मेटल्स with less electropositive than हाइड्रोजन। इसमें देखा जाए हम सिल्वर को ले सकते हैं, EU को ले सकते हैं, ऐसे मेंबर को ले सकते हैं, Hg को ले सकते हैं। ये सब हमारे मेंबर ऐसे हैं जो मेटल तो हैं लेकिन इनकी एक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है। तो ऐसे केस में देखा जाए सिचुएशन क्या बनेगी, कंसंट्रेट के साथ वही सेम कंडीशन आएगी, मेटल अपना मेटल का नाइट्रेट तो बनाएगा देखा जाए कंसंट्रेट के साथ NO2 और डाइल्यूट के साथ NO, यही ध्यान रखना अपने को। अगर इतना दिमाग में है तो अपना काम हो जाएगा। स्पेशली यहाँ पर देखो एक अपना कॉपर बच रहा है, कॉपर को भी ले सकते हैं, कॉपर का भी यूज हम लोग खूब करते हैं। अब जैसे मान लो हमने कॉपर ले रखा है और HNO3 के साथ हमने रिएक्शन करा दिया, लेकिन हमारा HNO3 कैसा है, कंसंट्रेट है। यहाँ पर मैं समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर कॉपर अपना देखो रिस्पेक्टिव नाइट्रेट तो बनाएगा, तो कॉपर चूंकि 2 वैलेंसी वाला है तो कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा। यहाँ पर देखिए NO2 और प्लस 2H2O, ये रिलेशन देखो इसमें प्रिपेयर हो रहा है, स्पेशली जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। तो हमारा कॉपर जो कि जिसकी एक्टिविटी हाइड्रोजन से लेस है, ये कंसिडर्ड HNO3 के साथ NO2 गैस दे रहा है। मेटल अपना रिस्पेक्टिव नाइट्रेट तो बनाएगा साथ में NO2 और H2O, लेकिन अगर यही कॉपर डाइल्यूट के साथ रिएक्शन करा दिया जाए तो उस केस में NO दे देगा। यहाँ पर देखा जाए हम इक्वेशन बैलेंस करने के हिसाब से सीधे यहाँ पर हम नंबर को सेलेक्ट कर रहे हैं। डाइल्यूट अगर हम लेके चलेंगे यहाँ पर देखो कॉपर नाइट्रेट तो बनेगा ही बनेगा, जो भी मेंबर हम लेके चलेंगे, और यहाँ पर हमारा जो मेंबर आएगा NO का फॉर्मेशन हो जाएगा प्लस 4H2O।
तो हमारे लिए समझने वाली बात देखो स्पेशली ये है। बाकी अगर यहाँ पर देखो, अगर सिल्वर के लेके चलो तो सिल्वर नाइट्रेट NO2 और H2O कंसनट्रेट के साथ, यहाँ पर देखो सिल्वर नाइट्रेट NO और H2O डाइल्यूट के साथ। मरकरी लेके चलो, किसी मेंबर को लेकर चलो, तो उस केस में देखा जाए यहाँ पर इनके साथ रिएक्शन होगा और ये अपना रिस्पेक्टिव नाइट्रेट बना देंगे। बस ध्यान रखना है कि चाहे हमारा मेटल हाइड्रोजन से लेस एक्टिव हो या हाइड्रोजन से मोर एक्टिव हो, दोनों कंडीशन में NO2 बनती है। लेकिन अगर हमारा मेटल हाइड्रोजन से लेस एक्टिव है तो उस केस में डाइल्यूट के साथ NO, लेकिन अगर हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में मोर एक्टिव, जो इससे पहले डिस्कस हो चुका है, तो N2O। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देखा जाए, अब इसके बाद हम तीसरे नंबर पर आते हैं, जो हमारे पास नोबल मेटल्स हैं। स्पेशली हमारा देखा जाए गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये सब नोबल मेटल के नाम हम लोग देते हैं, स्पेशली एक्शन विथ नोबल मेटल। नोबल मेटल्स, इसमें देखा जाए AU, गोल्ड, PT, ये सब इससे रिलेटेड स्पेशल एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर देखो अपने को एक्वारेजिया लेना पड़ेगा, AQUARESIA, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया में देखा जाए REGIA, यहाँ पर या RESIA, तो एक्वारेजिया का देखा जाए फार्मूला है। यहाँ पर 3 पार्ट, यहाँ पर देखा जाए HCl लेके चलते हैं कंसंट्रेट, और 1 पार्ट HNO3 हम लेके चलते हैं कंसंट्रेट, ये ध्यान रखना। तो इसको हम नाम देते हैं एक्वारेजिया। तो जो अगर गोल्ड का रिएक्शन कराना है, प्लेटिनम का रिएक्शन कराना है, तो यानी HNO3 कंसंट्रेट हो या डाइल्यूट हो या कोई भी एसिड किसी भी नेचर का हो, इनके साथ रिएक्शन नहीं होते। लेकिन अगर हमें एक्वारेजिया यूज करें, अब एक्वारेजिया है क्या, ध्यान रखना पड़ेगा आपको, 3 पार्ट HCl कंसंट्रेट एंड 1 पार्ट HNO3 का सोल्यूशन एक्वारेजिया है। तो पहले देखिए, ये जो हमारे पास HCl है 3 पार्ट, और हमारा जो HNO3 है, ये बड़े आसानी से करते क्या है, देखा जाए ये NOCl का फॉर्मेशन करते हैं, H2O बना देते हैं, और यहाँ पर देखो क्लोरीन लिबरेट हो जाती है। स्पेशली क्लोरीन का मतलब यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर 3 क्लोरीन थी, 1 क्लोरीन तो यहाँ पर यूज हो गई, और 2Cl, ये क्लोरीन लिबरेट होती है। यही जो क्लोरीन लिबरेट हो रही है, यही करती क्या है कि गोल्ड को या प्लेटिनम को रिस्पेक्टिव हैलाइड में कन्वर्ट कर देती है। अब जैसे मान लो हमने AU + 3Cl ले लिया है, तो यहाँ पर देखो AuCl3 बन जाएगा। अगर हमने प्लेटिनम ले रखा + 4Cl लिया है, तो यहाँ पर देखा जाए PtCl4 का फॉर्मेशन कर देगा। तो हमारे कहने का पर्पस है, गोल्ड का रिएक्शन या प्लेटिनम को अगर किसी नॉर्मल सिंगल एसिड से रिएक्ट कराया जाए, जो कि इनका बिहेवियर इनर्ट है, इसलिए कोई रिएक्शन नहीं करेंगे। लेकिन अगर इनको हम एक्वारेजिया के फॉर्म में रिएक्ट कराएं, एक्वारेजिया में 3 पार्ट कंसंट्रेट HCl और 1 पार्ट कंसंट्रेट HNO3 का मिक्सचर है, इस केस में गोल्ड अपना गोल्ड क्लोराइड बना देगा, गोल्ड की वैलेंसी 3 है इसलिए AuCl3, और प्लेटिनम की वैलेंसी 4 इसलिए PtCl4, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो नोबल मेटल के साथ ये रिएक्शन स्पेशली HNO3 शो करता है। तो आप लोगों को थोड़ा इसका ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे कि इसकी प्रॉब्लम्स आप लोगों को क्लियर होती रहे। अब थोड़ा सा हम नॉन मेटल की बात करेंगे, इसके साथ भी देखा जाए बड़ा अच्छा से रिएक्शंस होते हैं नॉन मेटल के साथ। नॉन मेटल के साथ देखा जैसे सल्फर है, कॉपर है, स्पेशली फास्फोरस है, तो जितने नॉन मेटल्स होते हैं ये अपना ज़्यादातर केस में रिस्पेक्टिव ऑक्साइड बनाते हैं, और कुछ ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके देखा जाए अपना रिस्पेक्टिव एसिड बना देते हैं। लेकिन ध्यान रखने की जरूरत यहाँ पर ये है कि NO2 रिलीज होगा और साथ में कंसंट्रेट HNO3 के साथ ही रिएक्शन होगा, डाइल्यूट के साथ रिएक्शन नहीं होगा। तो जो अपने को समझने की जरूरत स्पेशली ये है, वो यही है, और आप लोगों को इसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऑक्सीडेशन की हम बात करते हैं। यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन विथ नॉन मेटल्स, ध्यान रखना कभी कभी इस पर क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं। इसमें कई रिएक्शंस स्पेशली हैं, जैसे मान लो मैंने सल्फर ले रखा है और 6HNO3 के साथ रिएक्शन कर रखा, कंसंट्रेट तो लेना ही लेना, डाइल्यूट के साथ रिएक्शन नहीं होगा। तो सल्फर देखो SO2 बनाएगा और SO2 H2O के साथ मिलकर के H2SO4 का फॉर्मेशन कर लेगा। तो यहाँ पर देखा जाए H2SO4 + 6NO2, और जो इसमें अपना
देखो यहाँ पर 6 हाइड्रोजन था जिसमें 2 यहाँ पर कंज्यूम हो गए तो 4 बचे, तो 2H2O, देखिए 2H2 यहाँ पर लिबरेट हो गया। तो ये हमारे पास सल्फर का रिएक्शन अगर हम कंसंट्रेटेड HNO3 से करा देंगे तो H2SO4 का फॉर्मेशन हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगी और H2, लेकिन कंसंट्रेट के साथ ही रिएक्शन होगा, डाइल्यूट के साथ नहीं होगा, ध्यान रखना। और भी हम रिएक्शन दे सकते हैं, कॉपर कार्बन को लेके चलें और इसका रिएक्शन हम HNO3 से करा दें, 4HNO3, फिर वही कंसंट्रेट ही तो लेना अपने को, डाइल्यूट नहीं लेना है। कार्बन देखो यहाँ पर CO2 बना देगा प्लस 4NO2 और हमारे पास जो ऑक्सीजन है देखा जाए प्लस 2H2O प्लस 4 हाइड्रोजन हमारे पास है तो 2H2O देखा जाए, 2H2O का फॉर्मेशन कर देगा। अगर कहीं पर ये रिएक्शन देखा जाए ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, अगर मान लो एक H2O यहाँ पर कंज्यूम करा दे तो H2CO3, ध्यान रखना ये कार्बोनिक एसिड है, एक वीक एसिड है, और प्लस 4NO2 ये गैस है, ब्राउन कलर की नाइट्रोजन की गैस है, और साथ में H2O के साथ एक H2O देखो यहाँ पर मिल गया, H2CO3 बन गया, यहाँ पर केवल H2O एक बनेगा। तो अगर हमारे पास कार्बन के साथ HNO3 का रिएक्शन दिखाया गया है, अगर ऐसे जैसा NCERT में अपने ये मेंशन है और किसी किसी रिफरेंसर में ये मेंशन है, दोनों राइट है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी हमारे पास नॉन मेटल हैं पहले ऑक्सीडाइज होकर के हमारा नॉन मेटल का ऑक्साइड ही बनता है और वाटर के साथ रिएक्ट करके देखा जाए एसिड में कन्वर्ट होते हैं। एनसीईआरटी में इसको इन्होंने सीधे ऑक्साइड तो बनाया है लेकिन आगे इस फॉर्मेट पे नहीं गए हैं, लेकिन किसी किसी रिफरेंसर में इन्होंने H2CO3 मेंशन कर रखा है। अगर इन्होंने H2CO3 मेंशन कर रखा है तो आप मेंशन राइट है, ये आप इसको करेक्ट मान सकते हो, दोनों चीज़ें राइट है, आप लोग कंफ्यूज मत होना। और भी एग्जाम्पल ले लें, फास्फोरस प्लस 5HNO3, लेकिन कंसनट्रेट तो हमें लेना ही लेना है, ध्यान रखना इसमें। तो फास्फोरस देखा जाए H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा, यहाँ पर 5NO2 इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, और बाकी देखा जाए H3PO4 में यहाँ पर 2 हाइड्रोजन 3 तो हमारी यहाँ पर कंज्यूम हो गई, तो एक H2O सिंगल H2 देके लिबरेट हो जाएगा लास्ट में। ये सिचुएशन हमारे सामने आएगी। अगर हम आयोडीन को लेकर के चलें I2 प्लस 10HNO3, लेकिन कंसनट्रेट तो हमें लेना ही लेना है, कंसनट्रेट आयोडीन देखा जाए आयोडिक एसिड 2HiO3 आयोडिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए 10NO2, सबसे अच्छी बात क्या जितना हमने HNO3 लिया उतने NO2 देखो यहाँ पर बन रहे हैं, साथ में 10 हाइड्रोजन में से देखो 2 तो यहाँ पर कंज्यूम हो गए, 8 बचे तो 4H2O, ये देखा जाए 4H2O में कन्वर्जन हो जाएगा। तो हमें ये नॉन मेटल के केस में ये ध्यान में रखना है। सल्फर H2SO4 में देखो ऑक्सीडाइज हो रहा है, H2SO4 में ऑक्सीडेशन हो रहा है, कार्बन CO2 में या H2CO3 में। एनसीईआरटी में CO2 मेंशन है और कुछ रिफरेंसर में H2CO3 मेंशन है, दोनों राइट है। फास्फोरस H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, आयोडीन आयोडिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जितने नॉन मेटल्स हैं वो अपने रिस्पेक्टिव एसिड में चेंज हो जाएंगे, कंसनट्रेट HNO3 NO2 में ब्रेक हो जाएगा और H2O लिबरेट हो जाएगा। ये अपने को ध्यान में रखने की जरूरत है। तो आप लोगों को ये चीज़ किसी कीमत पर आनी चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसके हैं और अपने को क्लियर होना चाहिए। इसमें देखो एक कंपाउंड के साथ रिएक्शन की बात मैं करूँगा, स्पेशली सुक्रोज के साथ, क्योंकि ऑक्जेलिक एसिड बनाने का ये देखा जाए एक कॉमर्शियल मेथड है, इसलिए मैंने इसको ले रखा है सुक्रोज के साथ HNO3 का रिएक्शन, जिससे कि हमें ऑक्जेलिक एसिड मिलता है और NO2 लिबरेट होता है। तो कंपाउंड के साथ और भी रिएक्शंस बताए जा सकते हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो रिएक्शन है वो स्पेशली देखा जाए सुक्रोज के साथ है, C12H22O11 प्लस यहाँ पर देखा इक्वेशन बैलेंस करने की बेसिस पे 36HNO3 हमें लेना है और कंसनट्रेट HNO3 लेना है। ध्यान रखना, इसको हीट करेंगे तो जितने कार्बन हैं ये पूरे के पूरे ऑक्जेलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऑक्जेलिक एसिड फार्मूला होता है COOH होल ट्वाइस, ये ऑक्जेलिक एसिड है। ये ऑक्जेलिक एसिड बनाने की कॉमर्शियल मेथड, इसका बहुत ज़्यादा यूज भी है ऑक्जेलिक एसिड, प्लस 36NO2 और बाकी जितने हमारे पास यहाँ पर H2O हाइड्रोजन बच गए और यहाँ पर जो हमारे पास हाइड्रोजन है
ये सब मिला करके H2O का फॉर्मेशन कर देंगे, तो ये देखा जाए 23 H2O का नंबर आएगा। ध्यान रखना इस इक्वेशन को लेने का मेरा केवल एक पर्पज है, ये सुक्रोज है, ये मैंने ऑक्जेलिक एसिड बनाने का एक मेथड है, कॉमर्शियल मेथड है, लार्ज स्केल पर ऑक्जेलिक एसिड इसी मेथड से बनाते हैं। तो सुक्रोज कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करके ऑक्जेलिक एसिड देता है। ये रिएक्शन कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं, एक आध बार अपने बोर्ड में भी आ चुके हैं, इसलिए पॉइंट हमें देना ही देना था, तो आप लोग इसको थोड़ा अच्छे से समझना। अब हम इसके आगे ब्राउन रिंग टेस्ट की बात कर लेते हैं, वो हमारे लिए बड़े काम के हैं। देखा जाए ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर NO3 माइनस आयंस। यहाँ पर देखो जितने भी नाइट्रेट आयन होते हैं इनके लिए एक बड़ा अच्छा सा टेस्ट है ब्राउन रिंग टेस्ट। इसमें हम लोग करते क्या हैं, देखा जाए जैसे मान लो हमने टेस्ट ट्यूब ले रखा है, सपोज कर लीजिए टेस्ट ट्यूब, ये नाइट्रेट आयन का टेस्ट है, NO3 माइनस आयन का टेस्ट है। इसमें हम करते क्या हैं, सॉल्ट ले लेते हैं, सॉल्ट का एक्वस सोल्यूशन ले लेते हैं। ध्यान रखना सॉल्ट जो नाइट्रेट सॉल्ट है, नाइट्रेट सॉल्ट हम इसमें ले लेते हैं। यहाँ पर हम लोग फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 का सोल्यूशन डाल देते हैं। एक्वस वाटर में सोल्यूशन FeSO4 का बनता है, फ्रेश बना हुआ। बहुत पुराना अगर होता है तो फेरस फेरिक बन जाता है, तो हमारे किसी काम का नहीं है। तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट का सोल्यूशन इसमें हम लोग मिला देते हैं और इसके वाल के सहारे, ध्यान रखना ऐसे वाल के सहारे कंसंट्रेट यहाँ पर H2SO4 डाल देते हैं। कंसंट्रेट H2SO4 यहाँ पर हम लोग मिलाते हैं, कंसंट्रेट H2SO4 डाल देते हैं एकदम वाल के सहारे, धीरे धीरे ड्रॉप जाए और थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप जाए। तो H2SO4 जो होती है काफ़ी हैवियर होती है, तो ये पूरा जो FeSO4 और सॉल्ट का जो सोल्यूशन होता है उसको अपलिफ्ट कर देती है और H2SO4 एकदम से टेस्ट ट्यूब के नीचे से आते आते देखो यहाँ नीचे सेटल हो जाती है। तो जैसे देखा जाए नीचे देखा जाए यहाँ पर H2SO4 यहाँ पर नीचे कलेक्ट हो गई और हमारा पूरा जो FeSO4 और नाइट्रेट सॉल्ट का जो सोल्यूशन वो देखो अपलिफ्ट हो जाएगा। यहाँ दोनों का जहाँ जंक्शन आता है, इसी जंक्शन पॉइंट पर क्या होता है कि ब्राउन कलर की रिंग बन जाती है, ब्राउन कलर की ये रिंग बन जाती है। इसी को हम ब्राउन रिंग का नाम देते हैं, ब्राउन रिंग टेस्ट का नाम देते हैं और स्पेशली नाइट्रेट का सबसे बेटर टेस्ट है। मतलब एग्जाम में अगर आपको नाइट्रेट सॉल्ट मिलता है तो आपसे एग्जामिनर ये जरूर पूछेगा, ये इस पर क्वेश्चन पक्का करेगा, तो ब्राउन रिंग टेस्ट को एक्सप्लेन करिए। ये नाइट्रेट का टेस्ट है, तरीका वही है, टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में हमने सॉल्ट का सोल्यूशन बना दिया, नाइट्रेट सॉल्ट जो लिया है, FeSO4 का फ्रेश बना हुआ सोल्यूशन इसके अंदर डालेंगे और टेस्ट ट्यूब के वाल के सहारे, ध्यान रखना एकदम से किनारे से, एकदम टेस्ट ट्यूब को हिलाना भी नहीं है, कि H2SO4 डालेंगे वो भी कंसंट्रेट H2SO4 देखा जाए बहुत केयरफुली इसको हैंडल करना चाहिए क्योंकि इससे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब ये क्या होगा, H2SO4 देखो इस टेस्ट ट्यूब के सहारे नीचे आएगा, बहुत हैवी होता है इसलिए नीचे सेटल हो जाएगा और पूरे सोल्यूशन को अपलिफ्ट कर देगा। तो यहाँ पर देखो जब ये सोल्यूशन FeSO4 का और नाइट्रेट का ऊपर चला गया और यहाँ पर जो H2SO4 है, जो जंक्शन बनता है उसी जंक्शन पॉइंट में एक ब्राउन कलर की रिंग बनती है। अगर आप इसको हिला दोगे तो रिंग डिस्टर्ब हो जाएगी। तो क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि ब्राउन कलर की जो रिंग बनती है वो कौन सा ऐसा कंपाउंड बना है, तो उस पर अपने को फोकस करना है। यहाँ पर सबसे पहले देखिए हमारे पास जो ये नाइट्रेट सॉल्ट होते हैं जो भी हमने लिया है, चाहे वो किसी भी कैटायन से रिलेटेड हो, नाइट्रेट सॉल्ट ये देखा जाए ये जो एक्वस सोल्यूशन हमने बना रखा है ये Fe++ के साथ, जो कि हम लोगों ने Fe2+, जो कि हमने फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 का सोल्यूशन इसमें डाला था, और 4H+ कहाँ से मिलेगा, हमने जो H2SO4 मैंने डाला है। तो हमारा जो यही NO3 माइनस है ये ब्रेक होकर के NO दे देगा, ध्यान रखना NO प्लस 3Fe3+ और बाकी देखा जाए 2H2O। तो हमारे अंदर ये जो NO बना हुआ है ये नाइट्रिक ऑक्साइड, और हमारा जो फेरस था ये 2+ वाला पार्ट देखो ये किस में कन्वर्ट हो गया, 3+ में। तो फेरस खुद 3+ में कन्वर्ट हो गया, फेरिक में कन्वर्ट हो गया, और NO2 को इसने NO3 माइनस को ब्रेक करके NO में नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। अब यही जो नाइट्रिक ऑक्साइड है
यही करती क्या है कि Fe2+ के साथ देखा जाए ध्यान से, ये जो हमारे पास Fe2+ है एक्वस, इसका एक्वस सोल्यूशन हमने ले रखा है। एक तो देखो यहाँ पर हम ये स्टेप बीच में दिखाना चाह रहे हैं, अगर ना दिखाएं तो भी अपना राइट है, कोई बात नहीं है इसमें। एक तो ये प्रोडक्ट बनता है, तो और थर्ड नंबर पर देखा जाए जो अपना ये तीसरे नंबर पर बना हुआ है, ये जो FeH2O6 हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है +++2, इसमें NO एब्जॉर्ब हो जाएगा, और जब NO एब्जॉर्ब हो जाएगा तो एक H2 इसका बाहर हो जाएगा, FeH2O5 NO, ये देखा जाए ++ और +H2O, एक इसका बाहर है। यही जो हमारा प्रोडक्ट बना हुआ है, यही ब्राउन कलर की रिंग है, ध्यान रखना, ब्राउन रिंग, इसी की बनती है FeH2O5 NO++। ये ध्यान में रखने की जरूरत है, यही हमारा ब्राउन रिंग टेस्ट है। पहला काम क्या हुआ, नाइट्रेट सॉल्ट लिया, फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 का सोल्यूशन डाला और कंसंट्रेट H2O को एकदम बॉल के सहारे बिना टेस्ट ट्यूब को हिलाए इसमें मैंने डाला। H2O4 हैवियर है, नीचे सेटल हो गया, पूरे सोल्यूशन को इसने अपलिफ्ट कर दिया ऊपर। अब इसमें हुआ क्या, देखो ये चेंजेस, नाइट्रेट सॉल्ट Fe2+ और एसिडिक मीडियम में नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। आयरन Fe2+ वाटर के साथ मिलकर देखो ये कॉम्प्लेक्स बना रहा है। कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है ये सब डिस्कस होगा लास्ट चैप्टर में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। और ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है NO के साथ देखा जाए, ये फर्दर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना रहा है FeH2O5 NO, और यही ब्राउन कलर की रिंग का फार्मूला है। यहाँ पर जो ब्राउन कलर की रिंग है उसका फार्मूला देखा जाए ये है। अब अपने HNO3 की केमिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई। यूजेस में देखा जाए इसका काफ़ी यूज है, आपको पता है, एक तो लैब रिएजेंट है डाइल्यूट के फॉर्म में, कंसंट्रेट फॉर्म में, तमाम टाइप के कॉमर्शियल प्रोडक्ट बनाने में, फर्टिलाइज़र बनाने में, एक्सप्लोसिव बनाने में, मेटल को क्लीन करने में, रिफाइनिंग स्टेप में, ऐसे बहुत से स्टेप हैं जिसमें हम HNO3 को यूज़ करते हैं। अब अपना HNO3 का पूरा पार्ट कंप्लीट हुआ। किसी बच्चे को कोई डाउट आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, आपकी प्रॉब्लम का सलूशन मैं निकालने का प्रयास करूँगा। आप वीडियोज़ को देखना अच्छे से, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना, और आगे इसके आगे जो वीडियो बनेगा वो फास्फोरस वाले पार्ट से रिलेटेड वीडियो में बनाऊँगा। थैंक यू।